अब हम इंदौर चलेंगे। हरिनारायण चारी साहब हमारे साथ जुड़ गए। अब चारी साहब, एक जो बात है वो ये है कि इंदौर को लेकर डर ज्यादा है, आम लोगों के मन में भी बहुत ज्यादा। आप जिस जगह में बैठे हुए हैं वो रेड जोन में है। सबसे ज्यादा मतलब डराने वाली जो खबरें हैं संक्रमण की वो वहीं से आ रही। ऐसी स्थिति में एक तो खुद को सुरक्षित रखना, लोगों को सुरक्षित रखना और अपनी टीम को सुरक्षित रखना, ये बड़ी चुनौती आपको लगता होगा। इससे ऐसी चुनौती कभी पहले आपके सामने आई? पुलिस में हमेशा जो दुश्मन होता है, हमेशा जो शत्रु होता है, अगर वो अदृश्य भी होता है तो पुलिस उसे ढूंढ लेती है। लेकिन यह एक ऐसा अदृश्य शत्रु है जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसके परिणाम की संक्रामकता को, उसकी परिणाम के भयावहता को जब हम देखते हैं तो लगता है कि कितना खतरनाक दुश्मन है। और चुनौती जब इतनी बड़ी है तो निश्चित तौर पे उसे लड़ने के लिए हौसला भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा, इंदौर इससे प्रभावित है, लेकिन ये भी सही है कि उस अनुपात में यहाँ के जवानों का मनोबल भी उतना ऊंचा है, उतना ही बड़ा है और उतने ही बेहतर ढंग से लगातार जवान काम भी कर रहे हैं। सभी पूरी टीम एक बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी सशक्तता के साथ काम कर रही है। जहाँ तक जवानों के संक्रमण होने की बात है, पुलिस जो हम जानते हैं कि इस जो युद्ध चल रहा है, जो जंग चल रहा है, इसमें प्रथम पंक्ति की योद्धा है। इसमें लगातार वो इस लड़ाई से जूझ रही है और जो प्रथम पंक्ति में होता है निश्चित तौर पे उसे उस खतरे का सबसे ज्यादा प्रभाव भी होता है और इसमें भी संक्रमण की सबसे ज्यादा आशंका है। यहाँ भी बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे जवान इस संक्रमण से जूझ रहे हैं, लेकिन मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा है। सबके सामने ये हम जानते हैं कि पुलिस की जो बुनियाद होती है, पुलिस के सामने जो ज्यादा सबसे लास्ट में, अंत में उनका परिवार होता है, सब उसके ऊपर जो उनके जो कर्तव्य होते हैं, जो वो चीजें ज्यादा मायने रखती हैं और ऐसे संकट के समय में ये चीज उभर कर बड़ी स्पष्ट होकर सामने आती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 1100 जवान अपने घरों से लगातार 1 महीने से बाहर रह रहे हैं। वो अलग अलग होटल पर, अलग अलग जगहों में, उनका परिवार और बच्चे इसी जगह पे रहते हैं, इसी शहर में रहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि जब वो जानते हैं कि वो सबसे ज्यादा संक्रमण के एक वल्नरेबल हैं, सबसे ज्यादा अपने परिवार के लिए भी वो दिक्कत हो सकती है। तो यानी कि आप सोचिए एक मानवीय दृष्टि से कि कोई एक ही जगह हो, अपने परिवार से दूर हो, बच्चों से दूर हो, ड्यूटी के आवर्स हो, काफी धूल धूप धुएं के बीच में खड़ा होकर के वो लोगों को पकड़ रहा हो। जैसे कि एक बिंदु पर अभी मुकेश जी ने ध्यान दिलाया, मैं दिखाना चाहूंगा। उनका कहना था कि कोई एक जवान जब पकड़ने जाता है किसी को, जब वो जाता है तो उसे नहीं पता होता है कि सामने वाला संक्रमण से पीड़ित है या नहीं पीड़ित है। बिल्कुल सही बात है। मैं उसमें कहना चाहूंगा कि उसमें देखते हुए जवानों को मनोबल न टूटे, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। उनको पीपी किट दिए गए हैं उन जवानों को जो मुख्य तौर पे, जो कटिंग एज पे, जो मुख्य तौर पे ऐसे जो ऑपरेशंस, ऐसी चीजों में, ऐसे गतिविधियों में लगे हैं। इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल के आसपास जो जवान लगे हैं, जो कि काफी संवेदनशील इलाकों में है, वहां पर भी उनके पीपी किट दिए गए हैं। साथ ही जो आधारभूत चीजें हैं, मूलभूत चीजें हैं जो कि उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी जरूरी हैं, उनके आत्मविश्वास और मनोबल को बनाए रखने के लिए जरूरी है, वो भी उन्हें दी गई हैं। हमारे जवान जो हैं एक काफी ऊंचे हौसले के साथ, हालांकि यहाँ पे हमारे एक जवान, हमारे एक निरीक्षक आप जानते हैं जैसे कि यहाँ एक जंग में शहीद भी हुए हैं। हमारे कई लगभग जवान और कई अधिकारी यहाँ पे उस संक्रमण से जूझ रहे हैं, लेकिन एक ऊंचे मनोबल के साथ, एक ऊंचे आत्मविश्वास के साथ हम सभी इस युद्ध से लड़ रहे हैं और बेहतर ढंग से निपटेंगे और निपट रहे हैं। जी, एक बार हरिनारायण चारी साहब का रुख कर लेते हैं। चारी साहब, इंदौर का जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, फिर से ही उसी लाइन के साथ आपके पास आऊंगा कि इंदौर में एक तरफ तो संक्रमण है, इंदौर में ही वो घटनाएं हो रही हैं, पुलिस वालों पर, स्वास्थ्य विभाग पर हमले की हुई है, माफ कीजिए, हो रही नहीं, हुई हैं ये भी, और इस बीच क्राइम भी चल रहा होगा। जाहिर सी बात है, कई जगह से खबरें आती हैं क्राइम की भी, जो रूटीन का क्राइम है, हालांकि कुछ कम हुआ होगा, लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो फिर भी सक्रिय। तो 3 मोर्चे एक साथ, और चौथा मोर्चा जो आपने जिक्र किया कि परिवार से दूर, तो कैसे इन सबको आप लोग ट्यून कर रहे हैं कि ये लोग सारे मोर्चे पर सफल हो जाएं? देखिए, पुलिस का एक जिस तरह की चुनौती होती है, जिस तरह के पुलिस में लोग जिस तरह से रूबरू होते हैं, ग्रूमिंग होती है, एक मल्टीटास्किंग वाली स्थिति हमेशा रहती है। आप बहुत सारी चुनौतियों पे, चौतरफा चुनौतियों से हर समय एक साथ सामना करते हैं, उनको जूझते हैं, उनसे उनका कुछ न कुछ हल निकालते हैं। तो यहाँ पे जो चुनौतियां हैं, इसमें खास बात यह है कि एक ऐसी चुनौती है जिसने हर आदमी, व्यक्ति के मन में
एक अदृश्य सा भय पैदा कर दिया है, एक दूसरे के अपने मन में असुरक्षा पैदा कर दी है, हर सामने वाले पर अविश्वास पैदा कर दिया है। और इस तरह के अविश्वास और असुरक्षा के माहौल में एक दूसरी बिल्कुल अलग चुनौती है। अभी जो कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू कोई लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा कर्फ्यू नहीं है, जो समानता पुलिस देखती है, जो समानता पुलिस बड़ी आसानी से हैंडल करती है, जो उसके ये एक अलग तरह की चुनौती है, अलग तरह का कर्फ्यू है, जिसमें लोगों को उनकी जान की हिफाजत के लिए उनके घरों में रहने के लिए बार बार प्रेरित किया जा रहा है, उसको लागू कराया जा रहा है। तो ये बिल्कुल अलग तरीके की चुनौती है, जो कि शायद पहले किसी भी के सामने, किसी भी समाज, किसी भी पुलिस, किसी भी संस्था के सामने नहीं आई। जहां तक सबके बीच में तालमेल की बात है, तो अपराधों का आपने जिक्र किया, एक दो घटनाएं हुई, लेकिन मैं कहूंगा कि 99% लोगों का पूरा सहयोग है। ये घटनाएं अपवाद स्वरूप है, जैसे कि क्वारंटाइन सेंटर में पुलिस ने लगभग 10,000 लोगों को ले गई होगी, उसमें से एक घटना एक ऐसी हो गई, लेकिन लगभग 9,999 घटनाएं ऐसी भी थी जिसमें बड़ी सफलतापूर्वक उनको लेकर के उनके सेंटर्स में ले जाया गया, उनको अच्छे ढंग से रखा गया। और अगर कोई घटना हुई तो उसे बड़ी तत्परता से, बड़ी ही पुलिस ने बहुत तत्परता से कड़ी कार्रवाई की, बहुत ही उसमें कड़ा डिसीजन लिया गया, तत्काल उसमें सारी कार्रवाइयां हुई। तो पुलिस इस तरह के जो भी अगर असामाजिक तथ्य, अराजक तथ्य अगर करते हैं तो उसको लेकर के काफी कठोर है, सख्त है। लेकिन जहां तक इस पूरे अगर हम इसकी बात करें, एक माहौल की बात करें, लोगों के सहयोग की बात करें, तो मैं कहूंगा कि 99.9% लोग पूरी तरह से साथ में हैं। वो इस निर्णय को प्रशासनिक निर्णय मानते ही नहीं है, वो इसे स्वयं का निर्णय मानते हैं, बिल्कुल साथ में है। इसलिए पुलिस के सामने चुनौती तो बड़ी है, ठीक, लेकिन सबके बावजूद। ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की हमको इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, सैल्यूट भी करूंगा जो मैदानी अधिकारी हैं उनको भी, जो उन्हें गवर्न कर रहे हैं उनको भी, कि आप हमको महफूज रखते हुए खुद भी महफूज रखें, ये दुआ भी करूंगा। मुकेश जी का भी बहुत धन्यवाद, उपेंद्र साहब का भी बहुत धन्यवाद, हरिनारायण चारी साहब का भी बहुत धन्यवाद, और लोगों से अपील